Hello and welcome to Physics by Munish Sharma. My name is Munish Sharma, lecturer in Physics, Department of Higher Education, HP Government. In today's lecture, our topics are Universal Law of Gravitation, Gravitational Constant, and Acceleration due to Gravity. Student, this is photograph of famous mathematician, physicist Sir Isaac Newton. इनका एक बहुत ही फेमस स्टोरी है। एक बार ये एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि वाई दीज एप्पल आर फॉलिंग टूवर्ड अर्थ ओनली। तो इस बात का आंसर जानने के लिए उन्होंने एक थ्योरी बनाया। दैट थ्योरी इज़ फेमस ग्रेविटेशनल थ्योरी। और ये तो पहले हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में कि गैलीलियो ने एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ऑलमोस्ट एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लिया था, बट ही वॉज नॉट एबल टू आंसर। इवन अगर हम केपलर्स लॉ की भी बात करें बच्चे, वहाँ पे भी प्लानिटरी मोशन के बारे में तो केपलर्स ने बता दिया कि वाई द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट्स, बट वाई दे आर ऑर्बिटिंग, विच फोर्स इज ड्राइविंग दिस मोशन, व्हाट इज कॉज ऑफ दिस मोशन। तो बच्चों उसका आंसर बना पाने के लिए ये फेमस लॉ बनाया गया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि ये हर एक जगह अप्लाई होता है बेटा। यूनिवर्सल वर्ड का ही मतलब यहाँ पे है कि इट इज अप्लाइड इन ऑल सिचुएशन। तो आइए अब इसका हम लॉ के बारे में स्टडी करते हैं। Now we will discuss law of gravitation, which is also called universal law of gravitation. तो बच्चे यूनिवर्सल वर्ड आने का मतलब क्या है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। यूनिवर्सल मतलब कि ये हर एक जगह अप्लाई होता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती। तो इट इज एप्लीकेबल इन ईच एंड एवरी सिचुएशन। सो जस्ट लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और एनर्जी लाइक दैट। तो बच्चों आइए सबसे पहले अब इसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं। what is statement of this famous law of gravitation? So everybody in the universe, यहाँ पे बॉडी का मतलब हमारा मास है, attracts every other body with a force which is directly proportional to the। तो बच्चों जैसे अभी तक हमने पढ़ा कि यहाँ पे एवरी मास, जैसे बॉडी शब्द यूज किया है, बॉडी का मतलब यहाँ पे मास से है। इट इज अप्लाइंग अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये फोर्स एफ को कैलकुलेट करने में मदद कर रहा है, विच इज डायरेक्टली, अब इसकी वैल्यू कितनी है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, कि उनका जो जितना मास है उसके प्रोडक्ट के बराबर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये ना डिस्टेंस के साथ कम होती जाती है और स्क्वायर के हिसाब से कम होती जाती है, इसीलिए सेकंड स्टेप में है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसके मैथमेटिकल फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। मैथमेटिकली व्हाट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? नाउ वी विल डिस्कस मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ दिस लॉ। तो मैथमेटिकली, तो बच्चे मैथमेटिकली इस लॉ को बताने के लिए, सपोज वी आर हैविंग टू masses, सो कंसीडर टू masses m1 एंड m2, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। इसका साथ में ना हम डायग्राम भी बना देते हैं। सो लेट्स ड्रॉ डायग्राम फॉर इट। सो दीज आर टू masses, this is mass m1 and we are having another mass which is m2, and they are separated through distance r. So this is distance r between these two masses. Up, according to law of gravitation, their experiences attractive force F between them. This force F is having can be represented in two parts. F is proportional to m1 into m2, product of their masses, and it is inversely proportional to square of distance between them. It is divided by r square. So F is proportional to m1 m2 upon r square. So this is the value of force. Now कभी भी बेटा इक्वेशन में बदलना है ना इसको, तो we have to apply a constant. Here this constant is g. It is known as universal
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये बेटा अब बन गया इक्वेशन। सो दिस इज फेमस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दिस इज फोर्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ हमें ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बेटा। इस वैल्यू इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब क्वेश्चन ये है कि ये कैलकुलेट कैसे होता है। तो इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग इट वाज कैलकुलेटेड यूजिंग इन वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं जस्ट आफ्टर दिस टॉपिक। तो बच्चों दिस इज यूनिट, दिस यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ये डेफिनेशन यहां से आप जो इसका लॉ है ना यहां से आप बता सकते हैं। कैसे बताएंगे ना, जैसे ये जी है, मैं हाईलाइट कर देता हूं इसको, यहां से बेटा ये दिस इज जी, दिस इज एफ। जी का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आर को आपको इस तरफ ले जाना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे बेटा एफ है, एफ का यूनिट क्या होगा न्यूटन। आर स्क्वायर को आप इस तरफ ले गए, मीटर स्क्वायर आ गया तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे ये जो फोर्सेज है ना, ये जो m1 m2 है ये किलोग्राम है, इसका भी यूनिट किलोग्राम इंटू किलोग्राम हो गया किलोग्राम स्क्वायर, और दूसरी तरफ ले जाने पे हो गया पर किलोग्राम स्क्वायर। तो बच्चे यहां से इसका ये यूनिट बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सो दिस इज इट्स यूनिट। अब यहां पे इसका डायमेंशनल फार्मूला भी बता सकते हैं हम, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो डायमेंशनल फार्मूला अगर हमने जी का बताना है बेटा तो आप इसी एक्सप्रेशन से बता सकते हैं। जैसे जी को आपने कैलकुलेट करना तो आर स्क्वायर ये बन गया एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। अब इनका आप डायमेंशन डाल दीजिए तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बच्चे, ml/-2। डिस्टेंस का क्या होगा बेटा, डिस्टेंस इज लेंथ ना, तो लेंथ स्क्वायर, बाकी तो जीरो है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। मास का मास ये सिर्फ m इंटू एम, तो ये बन गया m स्क्वायर। अब बेटा ये m स्क्वायर को आप ऊपर ले गए ना, ये ऑलरेडी 1 है, ऊपर पावर हो गया -2, तो 1 -2 बन गया -1, m पावर -1। L1 इंटू 2 L3 L क्यूब और t पावर -2। बेटा ये है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। इट इज m रेज़ टू पावर -1 L रेज़ टू पावर 3 t पावर -2। So this is value of dimensional formula. It is also very important from exam point of view. Now we will talk about the vector form of this law. तो बच्चों इन वेक्टर फॉर्म तो यहां पे भी हम कंसीडर करते हैं टू मासेस m1 एंड m2 एंड उनका पोजीशन वेक्टर भी बताना पड़ेगा। लेट देयर हैविंग पोजीशन वेक्टर r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली, यानी दोनों का पोजीशन वेक्टर m1 का r1 है और m2 का r2 है। एंड लेट दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, एंड r इज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू masses. So in axis system now ये अब डायग्राम में ये रिप्रेजेंट करते हैं इनको। तो दिस इज अवर x axis and this vertical axis is y axis, और ये है हमारा मास m1 जिसको बारे में हम अभी मेंशन कर चुके हैं। ये है हमारा मास m2 और ये है m1 का पोजीशन वेक्टर r1 और ये है m2 का पोजीशन वेक्टर r2। सो r1 एंड r2 आर देयर पोजीशन वेक्टर एज मेंशन्ड अर्लियर। और ये है बेटा इनके बीच में अब फोर्स लगेगी और ये है हम इनके बीच का दूरी डिस्टेंस r। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन m1 ड्यू टू m2। नाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अब एक m1 m2 पे लगा रहा है फोर्स और m2 मास m1 पे लगा रहा है। तो बच्चे जो m1 मास पे फोर्स लग रही है F2 के कारण, तो उसको बोलेंगे ना ग्रेविटेशन, उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं सिंबल से, जैसे अभी हमने लिखा है ना, ये हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। इट इज F12। व्हाट डज F12 मतलब जो पहला नंबर लिखा है ना, फोर्स लग रही है उस मास पे, इट इज F फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी 1 और मास m1 ड्यू टू m2 ड्यू टू 2। और इसी तरीके से बेटा यहां पे F21 इज फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी 2 ड्यू टू बॉडी 1, दैट इज मास m2 एंड ड्यू टू मास m1। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ना F12 का वैल्यू कितना है। तो व्हाट इज F12, तो बच्चे दिस इज F12
एंड ये है ना बेटा, अब M1 पे जो फोर्स लगेगी M2 के कारण, तो वो कैसा होगा बेटा, इट विल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड दिस M2। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज M1 G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन जो है ना R यूनिट वेक्टर, लेट दिस इज वेक्टर R, तो इसका R यूनिट वेक्टर। अब इसी तरीके से इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं, इन द सेम मैनर, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी 2 ड्यू टू बॉडी 1, तो वो भी वैल्यू तो वही होगा ना, GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर। और बेटा अब इसका डायरेक्शन उससे ऑपोजिट होगा, अगर उसका R यूनिट वेक्टर है तो इसका होगा माइनस R यूनिट वेक्टर। तो ये वैल्यू ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज माइनस GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर। तो ये बेटा अब आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें अगर, तो आपको सामने दिख रहा है यहां पे कि मैग्नीट्यूड तो सेम है, सिर्फ एक माइनस साइन का फर्क है। तो माइनस साइन का फर्क होने की वजह से ना आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो F12 है, इसमें आप इक्वेशन 1 का वैल्यू डाल देना, तो उस इक्वेशन 1 के हिसाब से है ये हमारे पास माइनस F21, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म है कि दिस फोर्स F12 इज इक्वल टू माइनस F21। तो ये है बेटा वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी मैथमेटिकल फॉर्म में एक हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी के बारे में बात करा। अब ये जी का वैल्यू हमने मेंशन तो कर दिया, इसका वैल्यू बता तो दिया, 86.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। बट हाउ इट इज कैलकुलेटेड, तो इसका जवाब है बेटा, फर्स्ट इट वाज कैलकुलेटेड बाय द फेमस इंग्लिश साइंटिस्ट हेनरी कैवेंडिश, और ये बेटा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था 1798 में, और इसकी मदद से उन्होंने वैल्यू कैलकुलेट किया था। तो अब इस एक्सपेरिमेंट के बारे में ग्रेविटेशनल की मदद से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कैलकुलेट किया था उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। नाउ वी विल स्टडी द मेथड यूज्ड बाय द फेमस इंग्लिश साइंटिस्ट हेनरी कैवेंडिश इन 1798 टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उन्होंने इस हेनरी कैवेंडिश ने इस मेथड की मदद से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैलकुलेट किया था। तो उन्होंने जो डिवाइस या एक्सपेरिमेंट यूज किया था उसका हम स्केमेटिक डायग्राम स्टडी करते हैं। इन दिस एक्सपेरिमेंट उन्होंने एक बार यूज किया, तो यहां पे हम बार को ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज बार ए बी। तो उसके दोनों एंड पे दो स्मॉल लेड स्फीयर लगे हुए थे, और ये जो बार है इट वाज सस्पेंडेड फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट बाय ए फाइन वायर, एक पतली सी तार से इसको एक फिक्स्ड यानी रिजिड सपोर्ट से इसको हैंग किया हुआ था, लटकाया गया था। And along with it, two large lead spheres are brought close to the small one, but as of on the opposite side as shown in figure, and the big spheres attract the nearby small ones by equal and opposite force. तो यहाँ पे बेटे जिस डायग्राम में दिख रहा है ना आपको, ये S1 एंड S2 दे आर बिग लेड स्फीयर, और ये A और B को फोर्स लगा रहे हैं, और ये फोर्स जो A और B को लगा रहे हैं ना, ये इक्वल और ऑपोजिट है। जैसे ये S1 पे जो फोर्स लग रही है S1 की वजह से A पे, वो ऑपोजिट है जो S2 की वजह से B पे फोर्स लग रही है। अब देखो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस लगेंगे तो उनका नेट रिजल्ट क्या होगा, 0, है ना। बराबर फोर्स से इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में हम इक्वल और ऑपोजिट फोर्स से हम अगर अप्लाई करेंगे तो एक बॉडी पे, तो वहां पे क्या होगा, ये रॉड पे लग रही है ना फोर्स बेसिकली, तो उसकी वजह से नेट फोर्स जो था ना वो कितना हो गया, 0। पर टॉर्क 0 नहीं हुआ। जैसे आप रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं ना, अगर लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, ऐसे फोर्सेस को क्या बोलते हैं बच्चे, कपल। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन क्या है, यहाँ पे एक फोर्स सपोज ये लग रही है, ये F लग रही है, और उस तरफ लग रही है -F, तो ये दोनों को कैंसिल कर देंगी। पर इनका लाइन ऑफ एक्शन इसका ये है ना, और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है। अब इसकी वजह से इस पे क्या होगा,
इसके ऊपर ना नेट फोर्स तो जीरो होगी पर टॉर्क जीरो नहीं हुआ, देयर इज अ डेफिनेट सर्टेन वैल्यू ऑफ टॉर्क। और ये जो फोर्स लग रहा है, ये जितना रॉड की लंबाई है उतना टाइम्स जो है इसके ऊपर क्या लगेगा, एफ इंटू एल टाइम टॉर्क लगेगा। ये टॉर्क का वैल्यू होगा एफ इंटू एल। और उस टॉर्क की वजह से क्या होगा, उस टॉर्क की वजह से ना, ये टॉर्क की वजह से ये वायर जब रोटेट करेगी तो ये रॉड रोटेट करेगी तो वायर में क्या आएगा, ट्विस्ट आएगा, है ना। सपोज ये थीटा एंगल से ट्विस्ट हुआ, जैसे ही ट्विस्ट होगा तो वायर में एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी जो कि इस टॉर्क को कारण जो वायर में ट्विस्ट आ रहा है उसको रोकेगी। क्योंकि जब भी किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं ना, उसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स उस मोशन को रोकने की कोशिश करता है। तो यहां पे भी जैसे वायर रोटेट हो रही है ना, ट्विस्ट हो रही है, तो उतने ही ऑपोजिट डायरेक्शन में उतनी फोर्स लग रही है। जब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी तो ये वायर जो है ट्विस्ट होना बंद हो जाएगी। सपोज थीटा एंगल पे इनका जो फोर्स बराबर होगी और ये जो वायर ट्विस्ट होना बंद हो गया। अब इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि इस सिचुएशन में कैसे बना। अब जिस टॉर्क की हम बात कर रहे हैं ना, सपोज वो टॉर्क का वैल्यू पर यूनिट ट्विस्ट जो है, पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट है टो है। तो इफ थीटा इज एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ द सस्पेंडेड वायर, द रिस्टोरिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। रिस्टोरिंग टॉर्क जो थीटा के प्रोपोर्शनल है, जितना एंगल थीटा उतना रिस्टोरिंग टॉर्क है। अब टोटल वैल्यू ऑफ अगर आप इसको कैलकुलेट करें ना तो वो टो थीटा बन जाएगा। तो यहां पे जैसे अभी मैंने बताया टो, ये जो लेटर है ना, दिस इज लेटर, ये मैं इसको बता देता हूं, दिस लेटर इट इज नोन एज टो। टॉर्क के लिए जो रिप्रेजेंट करते हैं हम, इस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज नोन एज टो। तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क है, रिस्टोरिंग टॉर्क है पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट। और ये कपल फोर्स है ना, इसलिए हमने कपल वर्ड यहां पे मेंशन कर रखा है बेटा। नाउ अगर ये जो हमारा लार्ज बॉल है ना, इसका मास कैपिटल एम है, और जो स्मॉल बॉल है उसका मास है कैप स्मॉल एम, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उनके बीच में जो लग रहा है वो इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर। फार्मूला फोर्स क्या होगा, फार्मूला फोर्स होगा, सपोज वो फोर्स एफ है तो एफ इज इक्वल टू, जो हमारे पास ये फार्मूला है ना, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करने का जो अभी अभी हम पढ़ा है, इट इज जी मासिस है बेटा कैप स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, मासिस का स्क्वायर, और इन दोनों मासिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है। तो ये इक्वेशन नंबर मैं इसको 1 बोल देता हूं। तो ये फोर्स हो गया एफ जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें जो रॉड यूज कर रहे हैं ना हम इस अपने एक्सपेरिमेंट में, अगर उसका लेंथ है कैपिटल एल और अगर उसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें ना इक्विलिब्रियम में क्या सिचुएशन होगा, तो जो टॉर्क है ना वो रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल होगा। जैसे टॉर्क पर यूनिट लेंथ हमने अभी माना है कि इसका वैल्यू जो है, सो ये पर यूनिट, जैसा कि हम अभी बात कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम में जो टॉर्क है वो रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर है। तो टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चे, कपल फोर्स में टॉर्क कैसे कैलकुलेट होता है, मैं थोड़ा डायग्राम में बता देता हूं इसको। तो यहां पे अगर फोर्सेस लग रही है ना एफ इन, और ये जो इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है ना ये एल है, तो ये इधर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ एफ इंटू एल। तो एफ इंटू एल हो गया टॉर्क, और टो इंटू टॉर्क पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा है ना, तो टो है तो टो इंटू थीटा वैल्यू आ गई। और जैसा एफ का वैल्यू अभी कैलकुलेट किया हमने जी एम एम अपॉन टी स्क्वायर, तो जी एम अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू टो इंटू थीटा। तो यहां पे हमारे पास वैल्यू आ गया। अब ये जो थीटा तो ऑब्जर्व किया हमने एक्सपेरिमेंट में, अब इस एक्सपेरिमेंट में कैवेंडिश ने वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेट किया, वो आया जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो बच्चों दिस वाज द वैल्यू कैलकुलेटेड बाय हिम। तो ये इस एक्सपेरिमेंट की मदद से उन्होंने ये वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाया। तो बच्चों आई होप ये इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, पर इस सीरीज कंटिन्यू रहेगी हमारे आने वाले लेक्चर्स में। तो जैसे ये इट वाज द सेकंड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में हम आगे इस चैप्टर को टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गया बेटा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं आपके डाउट जरूर लूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फिजिक्स बाय मुनीश शर्मा।